नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें केदारनाथ मार्ग पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और आपको बता दें कि बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, पायलट हुआ घायल। तो वहीं अचानक लैंडिंग से हड़कंप मचा हुआ है। बाल बाल बचे श्रद्धालु। केदारनाथ हाईवे पर खड़ी कार से टकराए हेलीकॉप्टर। तो वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। केदारनाथ मार्ग पर बड़ासू का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें केदारनाथ मार्ग पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा टला है। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। देखिए जरा किस तरीके से हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है हेलीकॉप्टर की। मैं तो भाग गया था। तो देखिए हाईवे आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित। उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा सुचारू है और चारधाम यात्रा के बीच में एक बड़ी खबर जो है केदारनाथ धाम से सामने आई है, जहां पर तकनीकी खराबी की वजह से एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, जिसमें ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि पायलट की चोटिल होने की बात सामने ज़रूर आई है, लेकिन वो भी सुरक्षित बताया जा रहा है, वो खतरे की जद से बाहर है। इस तरह की कोई जनहानि जो है इस दौरान देखने को नहीं मिली है। हालांकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये सड़क पर लैंड हुआ था, जिसकी वजह से जाम की स्थिति भी बन गई और हेलीकॉप्टर भी ज़रा सा क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस तरह की घटनाएं जो है उत्तराखंड के दामों में अमूमन देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन की ओर खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर किस तरह से इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाने का काम करेगा, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर संचालित किए जाते हैं ना तो इनकी ठीक तरीके से पैरवी की जाती है, ना तो जांच की जाती है। उसके बावजूद ये हेलीकॉप्टर जो है संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं आखिर उस पर किस तरह से अंकुश लगेगा। कैमरा सहयोगी पवन के साथ मैं आलोक सेमवाल, भारत समाचार, देहरादून। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से हादसा हुआ, किसकी लापरवाही इसमें सामने आई है? अभी तक क्या कुछ इसमें सामने आया है? देखिए, अगर कहा जाए तो बड़ासू के पास जो ये एक हेलीपैड था और जैसा जानकारी मिली है ये हेलीपैड से उड़ा ही था और मुझे लगता है कि ये ठीक से जो इसको टेक ऑफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और जो हेलीपैड से जो नीचे वाली सड़क थी उसी में आकर ये वीडियो जो है, जो ये हेलीकॉप्टर है वो आकर सड़क पर लैंड कराना पड़ा। इस क्रैश लैंडिंग में जो हेलीकॉप्टर की पीछे की टेल है वो टूट चुकी है और वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और बाकी का जो पूरा अगर हेलीकॉप्टर देखा जाए तो वो काफी हद तक इंटैक्ट है। और इसके अलावा जो पीछे खड़ी हुई एक जो स्थानीय नागरिक की जो कार थी वो उस पर क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें 6 लोग बैठे हुए थे। एक टेक्निकल कारण बताया जा रहा है कि टेक्निकल इमरजेंसी के चलते नीचे लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं और इससे पहले भी जिस तरीके से एम्बुलेंस के साथ हादसा हुआ था, कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये जो पॉलिसी है वो क्या कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और धारचूला से बड़ी खबर, जहां पर तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे चट्टान दरकने से बंद हुआ, जहां पर चट्टान दरकने से आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद हुआ है और यात्रा से लौटने और जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए। दोनों तरफ दर्जनों वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। सेना और पुलिस के द्वारा किया जा रहा रेस्क्यू। मलबे को हटाने के लिए जुटी सीमा सड़क, जहां पर आपको बता दें कि संगठन टीम देर शाम तक सड़क खुलने की आशंका जताई जा रही है।
तो दोनों तरफ दर्जनों वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली है। सेना और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर मलबे को हटाने के लिए सीमा सड़क संगठन टीम जुटी हुई है। देर शाम तक सड़क खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है इसी बीच। और साथ ही धारचूला से खबर है, जहां पर तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे चट्टान दरकने से बंद हुआ है। चट्टान दरकने से आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद हो गया। ये बड़ी अपडेट। और यात्रा से लौटने और जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। और पंकज पार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से कहीं ना कहीं यात्री फंसे हुए हैं और ये रास्तों का दरकना कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, काफी हद तक जमींदोज हो चुका है जो तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग है। और उसको क्योंकि एक बड़ी चट्टान जो है वो दरकी है। आपको बता दूं, इससे लगभग 1 महीना पहले बिना बरसात के जो है तो वो भी तवाघाट लिपुलेख जो मार्ग था वो एक बार पहले भी इसी तरीके से दरक गया था। एक बड़ी चट्टान जो थी वो सड़क पर गिरी थी और इसकी वजह से जो आदि कैलाश जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन गई है। और दोनों तरफ दर्जनों वाहनों की जो है लंबी लंबी कतारें वहां पर खड़ी हो गई है। सेना व पुलिस द्वारा जो है फंसे यात्रियों को वहां से निकाला जा रहा है। कोई अलग से कोशिश की जा रही है, कोई अलग सा रास्ता निकल आए, क्योंकि फिर अगर मलबा आज नहीं निकला तो फिर कल पूरे दिन कल जाकर ही इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। तो कुल मिलाकर उम्मीद जताई जानी चाहिए कि आज रात तक जो है ये सड़क खुल जाए और जो तमाम लोग फंसे हैं वो निकल जाएं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कालाडूंगी में बस अड्डा न होने से आए दिन यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कालाडूंगी में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, जिस कारण मुख्य बाजार में सड़क किनारे बनी जगह पर बाजार आने वाले लोग अपने वाहनों को खड़ा करते हैं, जिससे यात्री बसों को सड़क पर वाहन खड़ा कर यात्रियों को उतारना और बैठाना पड़ता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जाम की स्थिति भी बनती है, तो वहीं दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। वहीं नगर पालिका पार्किंग ठेकेदार का कहना है कि वो इस संबंध में कई बार अपनी शिकायत पालिका प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कालाडूंगी का कहना है कि जल्द ही पार्किंग की समस्या और बस अड्डे का समस्या जो है उसका निस्तारण किया जाएगा। कालाडूंगी बस अड्डे को लेकर जब हमारे उत्तराखंड परिवहन मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे, इस संबंध में उनसे भी मिलकर हमने ज्ञापन दिया था और उसके बाद हमने कालाडूंगी एसडीएम मैम को भी इस संबंध में अवगत कराया है। और कई बार हम इसकी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन कालाडूंगी में अभी ज़मीनी स्तर पर ये कुछ दिख नहीं रहा है, जिससे हमारे कालाडूंगी की जनता को और छात्र छात्राओं को आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही कालाडूंगी बस अड्डा बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कालाडूंगी विधानसभा से 123 ग्राम सभा जुड़ी हुई है, जिसका आवाजाही का मुख्य मार्ग हमारा कालाडूंगी है। छोटा सा स्पैन है जो अगर हम पुलिस स्टेशन से लेके मार्केट का जो बस अड्डे वाला एरिया है, छोटा सा स्पैन है। मुझे लगता है गाड़ी से वहाँ से आने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगने चाहिए, लेकिन शाम के वक्त वहाँ पे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं निकलने में। इतना भयानक जाम रहता है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में और वो एक एक्सीडेंटल जोन भी बन गया है। कभी भी एक्सीडेंट्स होंगे, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, कोई भी गाड़ी आड़ी तिरछी वहाँ पे खड़ी कर देती है, पार्किंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो अगर इस पे अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फ्यूचर में वहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानी जरूर खड़ी होगी। नहीं, स्थायी रूप से हमने जो नगर पालिका के द्वारा जो प्रयास हुआ, इसमें जो पुलिस चौकी हमारी है उससे आगे जो मेन रोड के किनारे खाली जगह पड़ी है उसको हम डेवलप करके जो है ये जो प्राइवेट बसेज जो लगती है मार्केट में, इसको वहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान है। यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। पहले से ही जो है छोटे वाहन कार 4 व्हीलर जो है ये खड़े हो जाते हैं और ये लोग हमें मासूल नहीं दे रहे अब। और ये जो बसें हमें मासूल देती हैं, ये बसें जो है हमें मासूल देने से ही मना कर रही हैं। कह रहे पहले हमें जगह दो, क्योंकि इनका पुलिस आकर चलान कर रही है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का। अब हम बड़े परेशान हैं कि हम छोटी गाड़ियों को हटाते हैं तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नगर पालिका हमारा सपोर्ट नहीं कर रही कहीं से कहीं तक।
और खबर बागेश्वर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें खनिज संपदा से भरपूर बागेश्वर जिला आर्थिक दृष्टि से गंभीर संकट से गुजर रहा है। जिले में अब तक कोई बड़ा या छोटा उद्योग खड़ा नहीं हो पाया है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। पारंपरिक रोजगार देने वाले भी अब पीछे हटते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लैकमेलिंग और खनिज लूट की प्रवृत्तियों ने स्थानीय वातावरण को असामाजिक बना दिया है। जिस प्रकार से सरकार भी कह रही है कि जनप्रतिनिधि बोलते हैं मंचों से, मुझे तो नहीं लगता कि यार कहीं पर कुछ हो रहा है। जहाँ तक मेरे विचार है कि जब मैं इतने प्रयासों के बाद एक प्रेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, वही इन लोगों को एक तनख्वाह देने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो होना खाना नहीं जाते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई छोटा मोटा धंधा करा के 2-4 आदमी को रोजगार दे रहा है, कोई किसी रूप में रोजगार दे रहा है। कोई दुकानदारी तो नहीं करे, मैं दुकान थोड़ी चला रहा हूँ, मैं तो रोजगार के क्षेत्र में बात करता हूँ, मैं रोजगार की बात करता हूँ। तो सरकार की भी नीति नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी नैनीताल की तरफ से कुछ दिनों से लगातार निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। और आज सैकड़ों ग्रामीणों ने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट को ज्ञापन देकर इस नोटिस को निरस्त करवाने की गुहार लगाई है। वहीं विधायक ने ग्रामीण को जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। ग्राम पूचड़ी में लगभग 150 लोगों को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन लोगों को भी नोटिस जारी करे गए हैं जिनके छप्पर हैं, रजिस्ट्री की जमीन पर रहते हैं। जिन लोगों के पक्के मकान नक्शा पास हुए हुए हैं ग्राम प्रधान के 15 मार्च 2021 से पहले, उन लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर जो है इसमें बातचीत करी जाएगी और जो नोटिस आए हैं इनको जो है आगे जो है निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के जिस प्रकार से नक्शे पास कराता है, 2021 से पहले ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दिए गए थे। ऐसे बहुत से परिवार हैं राजगांव में जो उस समय ग्राम प्रधानों द्वारा दिए गए होंगे, कुछ बीच में उसके बाद हो सकता है कुछ बने हैं। तो प्राधिकरण ने जो नोटिस दिए उसके बारे में बातचीत हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कोटद्वार से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड केस लड़ने वाले अधिवक्ता अवनीश नेगी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के गुनहगारों को फांसी की सजा इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड रियर ऑफ द रियर हत्याकांड नहीं था। अवनीश नेगी ने मीडिया को एक बयान में कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जितने भी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए हैं उनके आधार पर एडीजे कोर्ट कोटद्वार ने गुनहगारों को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई है। और साबित होने का मतलब है कि वो पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ही साबित हुआ है। नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन जो रेयर ऑफ द रेयर केस माननीय न्यायालय द्वारा अपने उसमें माना जाता है, तो माननीय न्यायालय द्वारा इसको रेयर ऑफ रेयर केस में नहीं माना गया। हमारे द्वारा तो फांसी की मांग की गई थी, कठोरतम सजा की मांग की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा इसको 302 में उम्र कैद की सजा दी गई। तो उम्र कैद भी बड़ी सजा होती है। और हरिद्वार में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई, तो वहीं मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज के बाद भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। उलेमाओं ने अमन चैन और देश की तरक्की के लिए दुआएं की। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नैनीताल दौरे के दौरान एक दूसरे दिन लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा निर्मित गौशाला में गौ पूजन कर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। और सबसे पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी और 126 करोड़ की कुल लागत की 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और पशुधन संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। गौशालाएं न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं बल्कि पशुओं की देखरेख और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती का भी आधार है।
बहुत कालोसिद्ध हमारा बहुत ही सिद्ध स्थान है और यहाँ पर आज प्रतिष्ठा हो गई है और शहर के बीचों बीच में साकार बहुत ही दिव्य मंदिर मतलब तैयार हुआ है। मैं सबको बधाई देता हूँ, सब भक्तगण को सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। ये शहर के बीचों बीच में जो है व्यवस्थित तरीके से इसका सारा निर्माण कार्य इत्यादि संपन्न किया गया है और ये हल्द्वानी शहरवासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। यहाँ पर धार्मिक कार्य करने वालों को एक स्थान जो है सुव्यवस्थित तरीके से मिलेगा और सनातन का भी प्रचार प्रसार हो। मैं सभी सनातनियों को, सभी भक्तों को, सबको बधाई। तो हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत ऐतिहासिक कालो सिद्ध मंदिर का स्थान परिवर्तन किया गया था, जिसका नवीन स्थल पर मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उसके प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज शहर के प्रतिष्ठित कालो सिद्ध मंदिर में पहुंचकर भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नवनिर्मित मंदिर में छत्र चढ़ाया। साथ ही साथ राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। जिलाधिकारियों को कहा है कि 10 से लेकर 1 बजे तक अपने कार्यालय में भी बैठने का नियमित एक शेड्यूल बनाएं, जिससे कि दूर दूर से आने वाले लोगों को जो है उनसे मिलने में आसानी और संवाद कर पाएं। अपने जो अधिकारी गण हैं वो समन्वय बनाकर हमारे जनप्रतिनिधि सभी मिलकर आपसी समन्वय के साथ जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खरे उतरें, उन कामों की मॉनिटरिंग करें, जनता दरबार लगाएं, धरातल पर उतरें, गांव-गांव जाएं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो है पहुंचे। तहसील दिवस हैं, हमारे बीडीसी की बैठकें हैं, जनता की चौपाल हैं, उन सभी पर काम करें। गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार से बड़ी खबर, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई बीजेपी सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है। मामला हरिद्वार से बीजेपी के महिला नेत्री का है, जहां पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप कराने की शर्मनाक घटना को अंजाम देकर देवभूमि को शर्मसार कर दिया। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने कड़ी शब्दों में निंदा की है और अब उत्तराखंड में बेटी बचाओ आंदोलन चलाने की बात कही है। तो देखिएगा इस पुल की तार रिकॉर्ड में पहुंच चुका है। पहली बात तो ये है कि ये भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, एक महिला का मुद्दा है और उत्तराखंड देवभूमि में इस तरह की शर्मसार जो इस लेडी ने हरकतें करी कि अपनी बेटी को ही इस कीचड़ इस दलदल में फेंकने जा रही है, तो एक समाज में मैसेज अच्छा नहीं गया। महिलाओं से संबंधित अपराधों में 9 पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड सबसे टॉप पर है। पिछले 3 सालों के महिलाओं से संबंधित अपराधों पर यदि एक नजर डालें तो देवभूमि उत्तराखंड में दुष्कर्म के 2583, जबकि महिलाओं से संबंधित दूसरे अपराध 3044 यहाँ दर्ज हुए हैं। कांग्रेस ने अब बढ़ते महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को देखते हुए भाजपा के खिलाफ बेटी बचाओ अभियान चलाने की बात कही है। हालांकि इस अभियान से महिलाओं की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित हो पाएगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस अभियान से भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं हिमांशु बडोनी, भारत समाचार, कोटद्वार। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन भारत समाचार पर आ रहा है आपके लिए खास प्रोग्राम फूक भारत। जी हाँ, भोजपुरी सुपर